नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 13 मार्च 2024 को कक्षा 12 का जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर लिया गया है, आज के इस वीडियो में उसी को पूरी तरह से हल किया गया है। अब की बार की परीक्षा की खास बात ये रही कि परीक्षा में 4 कोड बेशक दिए गए थे, लेकिन सभी कोड में प्रश्न एक जैसे हैं, सिर्फ उनकी क्रम संख्या बदली गई है। और दूसरी बात ये रही कि जो प्रश्न आए हैं सारे के सारे या ज्यादातर, वो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उसी में से सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस पेपर को। 3 घंटे इस परीक्षा के लिए दिए गए थे और मार्क्स की अगर बात करें तो 80 नंबर का ये पेपर था। ये पहले पेज पर सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं कि 16 पृष्ठ हैं और इसमें 40 प्रश्न दिए गए थे। ये सारी बातें जो हैं सभी बच्चों को पहले पढ़नी होती हैं कि रोल नंबर कर लिखना है। इसके बाद इसमें जो सामान्य निर्देश हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और 1 से 20 तक के जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। इसके बाद 21 से 28 तक जो है आंतरिक विकल्प के साथ ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मतलब उनमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है और ये 2 अंकों के थे, 21 लेकर 28 तक। और इनके जो उत्तर हैं बताया गया है 1 या 2 वाक्य में देने हैं, कुछ शब्दों में देने के लिए कहा गया था। प्रश्न संख्या 29 से जो 36 तक है वो भी आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न है। कुछ प्रश्नों में विकल्प दिया गया है आपको और ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और 80 से 100 शब्दों में इनका उत्तर देने के लिए कहा गया था। 37 से 40 तक जो प्रश्न है वो निबंधात्मक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इनमें भी हर प्रश्न में सभी प्रश्नों में इनमें कह रखे कि आंतरिक विकल्प है। इनमें अगर आप नहीं कर सकते तो अथवा करके दूसरा है। 5 अंकों का ये प्रश्न था और 150 से 180 शब्दों में इनका उत्तर देने के लिए कहा गया था। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले ध्यान रखनी जरूरी है। तो जो ए कोड का है हम आज के इस वीडियो में ए कोड को ही करेंगे, बाकी में भी प्रश्न सेम है, सिर्फ उनका क्रम संख्या उनकी बदली गई है। तो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 12 हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न के सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न नंबर 1 पर दे रखा है भारत के लिए अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था। ए 1948, बी 1947, सी 1945 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो 1947 है, जब जिस साल भारत का विभाजन हुआ और हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर मारकाट हुई। तो बी को इसका सही जवाब आएगा 1947। प्रश्न नंबर 2 है, पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई। ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1949। तो सही जवाब जो है वो बी है, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? सन 1951, बी है सन 1952, सी है 1953 और डी है सन 1954। तो सही जवाब जो है वो 1951 है। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि 5वें आम चुनाव, और 5वें आम चुनाव हुए थे 1971 में। 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? ए पर इंदिरा गांधी, बी पर अटल बिहारी वाजपेयी, सी पर राजीव गांधी और डी पर चंद्रशेखर। तो 1971 में जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ए ऑप्शन इसका सही आएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? ए पर विकल्प ए पर दे रखा है कि सन 1970 में, बी पर सन 1978 में, सी पर 1985 में और डी पर 1987 में। तो सही जवाब जो है वो सी है, 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है और पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आपने, कौन सा कथन गलत है। ए पर दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली होती है। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं वहां अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। बी है, बांग्लादेश और भारत में ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सी, साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ। और डी है, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो गलत है वो है ए, दक्षिण एशिया में सिर्फ
एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ये पूरी तरह से गलत है, बाकी सही है। प्रश्न नंबर 7 है और पूछा गया है कि वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही वाला बताना है आपने। तो वैश्वीकरण का संबंध ए पर लिखा गया है कि वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। बी है वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। सी वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्वपूर्ण है। और डी है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो सही जवाब जो है वो डी आएगा, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। प्रश्न नंबर 8 है और पूछा गया है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है। ए विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है, ये नहीं है ऐसे कि विकासशील देश नहीं सोच रहे इस बारे में। बी है पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। सी मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही है वो है मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 9 है उपयुक्त शब्दों द्वारा खाली स्थान भरो। तो इसमें प्रश्न नंबर 9 है पूछा गया है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को प्रधानमंत्री श्री खालिस्तान ने लागू किया था। तो पूरा नाम जो था उनका विश्वनाथ प्रताप सिंह, छोटा नाम वीपी सिंह भी कहते हैं। अगर किसी बच्चे ने वीपी सिंह लिखा है वो भी ठीक है, पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। प्रश्न नंबर 10 है कि सन 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन, यहां पर लद्दाख के अक्साई चीन को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी 1962 में जो हुई थी। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र था उसको लेकर लड़ाई हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये सभी बच्चों को पता होगा कि सामान्य से क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 12 है और पूछा गया है कि सही मिलान कीजिए। सही मिलान लिखे हुए हैं, एक तरफ क्वेश्चन लिख रखे हैं और दूसरी तरफ उनके 1 2 3 करके ऑप्शन दे रखे हैं। तो 12वीं की अगर बात करें कि रेल हड़ताल, तो रेल हड़ताल जो हुई थी उसका जो नेतृत्व था वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, इसलिए ये तीसरे वाला इसमें आएगा। और प्रश्न नंबर 13 है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जो थी वास्तव में वो संपत्ति का निजी स्वामित्व, ये वाला आएगा 1 नंबर। और उसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार का गिरना जो है वो घटना हुई थी 1989 में, 1989 में। और प्रश्न नंबर 15 है यूरोप में यूरो की शुरुआत। तो यूरोप में यूरो की जो शुरुआत है, यूरोपीय संघ जो है उसकी मुद्रा का नाम है ये 2002 में हुई थी। तो सही जवाब इसका ये आएगा 2 वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों या वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों या वाक्यों में दीजिए। और 16 नंबर पर प्रश्न आया हुआ है कि आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तक इसमें गलती से लिखा गया है। आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो वो 42वां संवैधानिक संशोधन था। प्रश्न नंबर 17 है जय जवान जय किसान नारे का संबंध किस नेता से है, लाल बहादुर शास्त्री से है। और प्रश्न नंबर 18 है 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए, विच कंट्री साइन द 21st सेंचुरी विजन पेपर। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखोगे भारत और रूस। 1971 में भारत और रूस के बीच 20 वर्षीय मित्रतापूर्ण संधि हुई थी और 50वीं वर्षगांठ पर उसको हम 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र कहते हैं। तो भारत इसमें आएगा, एक आपने लिखना है भारत और एक आपने लिखना है इसमें वर्तमान समय में रूस। तो दोनों देशों के बीच ये इस पे सहमति बनी है, तो भारत और इस पे आप रूस लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत बताइए। बहुत सारे सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता आपने लिख सकते हैं, पंचशील का लिख सकते हैं आप, तो किसी कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 20 है वो अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें बता रखा है कथन ए और कारण आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। और अभिकथन में दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना है। मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना है। और आर दे रखा है, अनेक कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं रहा है। तो दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना है और कारण अनेक कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो हम बी पर निशान लगाएंगे। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आप बी पर निशान लगाइए, बी आएगा। प्रश्न नंबर जो 21 हैं वो स्टार्ट होते हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न है ये। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो अंतर क्या थे? तो पहले नंबर पर आप कहेंगे कि मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में जाना था और गैर मुस्लिम इलाकों को भारत में जाना था। लेकिन भारत में ऐसा कोई इलाका नहीं था जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल था। और दूसरे में आप लिखेंगे कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कई इलाके ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये दो अंतर आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच दो अंतरों का उल्लेख करें। तो अगर हम बात करें कि अगर भारतीय जनसंघ की सरकार बनती तो पहले नंबर पर वो क्या करती? यह पार्टी अंग्रेजी की जगह है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाती। और 2 नंबर पर हम कहेंगे कि पूरे देश में एक संस्कृति लागू करती। और दूसरी बात है कि यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती तो ये क्या करती कि किसी भी भाषा का समर्थन नहीं करती। और दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि मजदूरों और किसानों के हितों के लिए काम करती। और तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाती। प्रश्न नंबर 23 है और पूछा गया है कि नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? नेहरू विदेश नीति के संचालक को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में 2 कारण बताएं और उनके पक्ष में उदाहरण भी दें। तो बात करें तो नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक इसलिए मानते थे क्योंकि विदेश नीति का संचालन वही देश कर सकता है जो स्वतंत्र हो। एक गुलाम देश अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए 1947 से पहले भारत की अपनी कोई विदेश नीति नहीं थी क्योंकि वह अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए उस समय इंग्लैंड की जो विदेश नीति होती थी वही भारत की भी विदेश नीति होती थी। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि वह लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की गई स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। यदि उस समय भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह अपनी स्वतंत्रता को फिर से गिरवी रख देता। प्रश्न नंबर 23 है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण हैं? 2 कारण आपने बताने। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण हैं? तो पहले नंबर पर आप कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण कश्मीर है। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता है। दूसरे पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियां करवाना भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है और पूछा गया है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? तो उसमें पहला आप लगाओ गरीबी हटाओ का नारा। 1971 के चुनाव में जहां विरोधी दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा लगाया वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि रोटी मकान और नौकरी सभी की मौलिक जरूरतें हैं और ये जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब गरीबी को हटाया जाएगा। इस नारे का किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगार नवयुवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस नारे से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए। दूसरे पर आप कह सकते हैं 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। उसका एक भाग पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया।
इस युद्ध में हुई जीत से देश के लोगों को प्रसन्नता हुई और इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता को चार चांद लग गई। एक और आप लिख सकते हैं चमत्कारिक व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी चमत्कारिक व्यक्तित्व वाली महिला थी। 1969 में कांग्रेस में विभाजन होने के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस को जीवित किया। 1971 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी उसका नेतृत्व कर रही थी। प्रश्न नंबर 24 है और पूछा गया है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री पर संक्षिप्त नोट लिखो, छोटा सा लाइनें लिखनी है। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। इसके अलावा 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हृदय गति रुक जाने के कारण शास्त्री जी का निधन हो गया। प्रश्न नंबर 25 है, दो ऐसे मसले बताएं जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। दो ऐसे मसले बताएं जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। तो एक नंबर पर हम लिख सकते हैं 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। और दूसरे पर आप लिख सकते हैं कि 1999 में दोनों देशों के बीच कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा शुरू हुई। दोनों देशों के बीच कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा शुरू हुई। प्रश्न नंबर 26 है और पूछा गया है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में पहले नंबर पर आप लिखेंगे सिंघली, ये श्रीलंका के मूल निवासी है, ये अपने आप मूल निवासी है। और दूसरा है तमिल, तो ये वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और गन्ने की खेती करने के लिए भारत से मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे। तो ये दो हैं आपस में जिनके बीच लड़ाई चल रही है, तो संघर्ष इन्हीं के दोनों के बीच है। सिंघली जो है वो तमिलों को प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं और तमिल अपने लिए एक अलग राज्य की मांग चाहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो यह सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के आह्वान पर ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित बातों पर सहमति बनी थी। उसमें आप पहला लिख सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है, अतः ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सहयोग करना जरूरी है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की होगी, लेकिन सभी देशों की भूमिकाएं अलग अलग होंगी। और तीसरे पर आप लिख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है और पूछा गया है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। तो वास्तव में पृथ्वी का संबंध किसी एक देश या एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध सभी देशों और संपूर्ण मानव जाति से है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण इतनी तेजी से खराब हुआ है कि पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। अतः यह जरूरी हो गया है कि विश्व के सभी देश पृथ्वी को बचाने के लिए सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। लेकिन देखने में आया है कि पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देश एकमत नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध के देश पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरी गोलार्ध के देशों को अधिक जिम्मेदार मानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के देशों का कहना है कि विकसित देशों ने एक लंबे समय तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, जिसके कारण पर्यावरण इतना खराब हो गया है। अतः पर्यावरण संरक्षण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी विकसित देशों की ही होनी चाहिए। दूसरी ओर विकसित देशों का कहना है कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देश सहमत तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पृथ्वी को बचाने के तरीकों के बारे में दोनों गोलार्धों के देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही। प्रश्न नंबर 28 है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है।
तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें आप पहले कह सकते हैं कि टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, परिवहन के साधनों को प्रौद्योगिकी में शामिल किया जाता है। इन सभी साधनों ने दुनिया के देशों के बीच की दूरियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे पर इन साधनों ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। इन साधनों ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। दुनिया के लोग अब अपने आप को एक परिवार का सदस्य समझने लगे हैं। और तीसरे पर आप लिख सकते हैं कि इन सब साधनों के कारण पूंजी, विचारों और वस्तुओं का आगमन भी आसान हो गया है। और चौथा है, इन साधनों ने लोगों की सोच को भी विस्तृत किया है, जिसके कारण लोग दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाने लगे हैं। प्रश्न नंबर 28 है, दूसरा अथवा करके दे रखा है, अथवा करके भी आ सकता है। तो अथवा करके है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं? तो उत्तर में हम कहेंगे कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ विश्व के देशों को एक दूसरे के निकट आना है, या विश्व के देशों का एक दूसरे के निकट आना है। एक समय था जब दुनिया के लोगों को दुनिया के दूसरे देशों की कोई जानकारी नहीं थी। बाद में यातायात के साधनों ने मीलों की दूरियों को घंटों की दूरियों में समेट दिया। लेकिन सूचना क्रांति, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल ने तो दुनिया के देशों की बीच की दूरियों को ही खत्म कर दिया है और विश्व को एक ग्लोबल गांव में बदल दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। आज विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोग यह समझने लगे हैं कि वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस पारस्परिक जुड़ाव के 3 घटक हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 29 है, भारत विभाजन के 3 बुरे परिणाम बताइए। 3-3 नंबर के प्रश्न है ये। भारत विभाजन के 3 बुरे परिणाम बताइए। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। अतः धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। इस मारकाट में लाखों लोगों की जान गई। दूसरे पर हम लिखेंगे कि विभाजन के कारण देश की एकता को गहरा धक्का लगा। और तीसरे पर लिखेंगे कि विभाजन के कारण महिलाओं को अमानवीय अत्याचार सहन करने पड़े। चौथा भी इसमें 2-3 लिखने हैं, तो एक और फालतू लिख लीजिए कि विभाजन के कारण बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। दूसरी जगह जाकर इन लोगों को सालों तक कैंपों में नरक की जिंदगी जीनी पड़ी। प्रश्न नंबर 30 है, पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? तो उत्तर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। इस योजना में कृषि को विकसित करने के लिए बांध और सिंचाई क्षेत्र पर भारी पैसा खर्च किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। साथ ही सरकार ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क लगाया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि के विकास पर बल दिया गया, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 30 के बाद है एक ये प्रश्न है कि नियोजित विकास की 3 उपलब्धियां बताइए। क्या क्या प्राप्त किया? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, कृषि का विकास। इस प्रकार से 3 आप लिख सकते हैं। कृषि का विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है और लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार आया है। तो ये सारी उपलब्धियां आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? भारत में इसका उदय कैसे हुआ? वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? भारत में इसका उदय कैसे हुआ? तो वचनबद्ध न्यायपालिका से अभिप्राय ऐसी न्यायपालिका से है जो किसी एक दल के प्रति वफादार होती है तथा उसी के आदेशों पर काम करती है। ऐसी न्यायपालिका निष्पक्ष होकर मुकदमों का फैसला नहीं करती है, बल्कि सत्तारूढ़ दल के कहने पर मुकदमों का फैसला करती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नौकरशाही की तरह न्यायपालिका को भी सरकार के प्रति वचनबद्ध बनाने की कोशिश की। उनका कहना था कि देश के विकास के लिए न्यायपालिका का सरकार के प्रति वचनबद्ध होना बहुत जरूरी है।
तो कई ऐसे मामले पैदा हुए जिनके कारण सरकार और न्यायपालिका के संबंधों में टकराव पैदा हुआ और न्यायपालिका को सरकार के प्रति वचनबद्ध बनाने की जरूरत पड़ी। पहला मामला था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा मामला था कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को खत्म कर सकती है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 32 है, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी है। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें तो भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक लागू रहा। 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इन चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। इसलिए 1980 में दोबारा चुनाव हुए और केंद्र में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। एक इस पर लिख सकते हैं कि 5 अप्रैल 1980 को उसके बाद का जो घटनाक्रम या विकास क्रम हुआ, 5 अप्रैल 1980 को जनसंघ के सदस्यों ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया और एक नए दल की स्थापना करने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने। 24 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई और इसे कमल का फूल चुनाव चिन्ह मिला। दूसरे नंबर पर आप कहेंगे कि 1984 में जब 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली। चुनाव में ज्यादा सफलता न मिलने के पर 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू कर दिया और इसके बाद हर लोकसभा चुनाव में इसकी सीटें बढ़ती चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली। प्रश्न नंबर 32 है, गठबंधन सरकार का अर्थ व गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। गठबंधन सरकार का अर्थ और गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो उत्तर में कह सकते हैं कि जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार के भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या क्या पड़े हैं, तो पहले नंबर पर आप लिखो कि गठबंधन सरकारों में शामिल राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण ये सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं, जिसके कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ है और देश के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरे नंबर पर आप लिखो कि गठबंधन सरकारों ने दल बदल की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। देखने में आया है कि नेता मंत्री पद प्राप्त करने के लिए दल बदल के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरा है, भारत में गठबंधन सरकारें या तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनी है या भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनी। ऐसी सरकार में शामिल राजनीतिक दल थोड़े समय के लिए ही संगठित रह पाए हैं। और चौथा है कि भारत में गठबंधन सरकारों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ऐसी सरकारों में प्रधानमंत्री गठबंधन में शामिल दलों के हाथों में कठपुतली बन जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए हैं। उत्तर है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर भी अमेरिका का नियंत्रण स्थापित हो गया है। अतः इन संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों को अमेरिका पर निर्भर होना पड़ गया है, क्योंकि ये संस्थाएं अमेरिका के कहने पर ही कर्ज देती हैं। प्रश्न नंबर 34 है और पूछा गया है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। तो एक नंबर पर आप कहिए कि आसियान विजन 2020 में आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय बनाने का निर्णय लिया गया है। दूसरे नंबर पर आसियान विजन 2020 में आसियान को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। और तीसरा है, आसियान विजन 2020 में
व्यापारिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। 34 में ही अथवा करके दूसरा प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच विवाद के मसलों की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। तो दोनों देशों के बीच जो विवाद का जो कारण है मुख्य, वो सीमा विवाद है कि दोनों देशों के बीच जो मैकमोहन लाइन है उसे ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 है और पूछा गया है कि परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। गठबंधनों का निर्माण करना और इनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है। अंतर पूछा गया है और जो गठबंधनों का निर्माण है वो ये पूछा गया कि परंपरागत में आता है या अपारंपरिक में आता है। तो अंतर में पहले हम कहेंगे कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा सीमाओं की सुरक्षा पर बल देती है, जबकि सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा मानवता की सुरक्षा पर बल देती है। दूसरा, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में एक देश को दूसरे देश के सैनिक हमले का खतरा होता है, जबकि सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में एक देश को अन्य स्रोतों से होने वाले खतरों की चिंता होती है। तीसरा है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में एक देश सब कुछ होता है, जबकि सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में मानव सब कुछ होता है। गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 35 है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो शक्ति संतुलन का अर्थ विभिन्न देशों की शक्ति को बराबर कर देने से है, ताकि कोई भी देश इतना शक्तिशाली न बन सके कि वह दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पूछा गया कि एक देश कैसे कायम कर सकता है। तो पहले पर आप कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन बनाने का सबसे पहला तरीका गठजोड़ है। इसमें छोटे देश किसी बड़े देश की शक्ति का मुकाबला करने के लिए आपस में गठजोड़ कर सकते हैं। दूसरा, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण के द्वारा भी शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सकता है। तीसरा, किसी राज्य में हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप की नीति अपनाकर भी शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है। और चौथा है, किसी राज्य के प्रति तटस्थता की नीति अपनाकर तथा किसी के प्रति मित्रता की नीति अपनाकर भी शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 36 है, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। तो साझी संपदा से अभिप्राय उन संसाधनों से है जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सारे समाज का अधिकार होता है। जैसे गांव की साझी संपदा के उदाहरण हैं चारागाह, पंचायती जमीन, खेल का मैदान। बात आई विश्व की साझी विरासत। तो विश्व इसी प्रकार विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्रीय भाग हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, बल्कि सारे विश्व का अधिकार है। इसे ही विश्व की साझी संपदा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, खुला समुद्र, अंटार्कटिका आदि। अगला पूछा गया है कि इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। तो विश्व की साझी विरासत का दोहन, क्योंकि विश्व की साझी विरासत पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, इसलिए विश्व के सभी देशों ने बड़े बुरे तरीके से इस संपत्ति का दोहन किया है। इस साझी विरासत का ज्यादा दोहन होने के कारण प्रदूषण भी बढ़ा है। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ा है, ओजोन परत में छेद हुआ है, और तीसरा है वनों की कटाई से जैव विविधता में कमी आई। प्रश्न नंबर 36 है, ये नहीं लिख सकते तो अथवा करके दूसरा है, विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरणों के साथ समझाइए। तो वर्तमान समय में सभी देशों के सामने यह चुनौती बनी हुई है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास कैसे किया जाए। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उसमें पहला है जनसंख्या नियंत्रण। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या प्रकृति पर बोझ होती है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण किए बिना पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाना चाहिए।
दूसरा जो उपाय कर सकते हैं वो है आवश्यकताओं को कम करना। पर्यावरण प्रदूषण के लिए व्यक्ति की आवश्यकताएं भी जिम्मेदार हैं। आज व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वह प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने पर तुला है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देता है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं में कमी करनी चाहिए। लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाना चाहिए। अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है लोगों को पर्यावरण शिक्षा देना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि लोगों को पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा नाम से एक नया विषय जोड़ा जाना चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। प्रश्न नंबर 37 है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस कथन पर विचार कीजिए। तो एक देश की विदेश नीति पर उस देश के महान नेताओं के विचारों का प्रभाव पड़ता है। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? एक देश की विदेश नीति पर उस देश के महान नेताओं के विचारों का प्रभाव पड़ता है। 1947 से 1964 तक भारत का राजनीतिक नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। वे देश की एकता और अखंडता को भी सुरक्षित रखना चाहते थे तथा देश का आर्थिक विकास भी करना चाहते थे। इसके अलावा वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के घोर विरोधी थे। वे समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सभी ने नेहरू की विदेश नीति का ही अनुसरण किया। इसी प्रकार ये प्रश्न नंबर 37 पर आप अथवा करके दूसरा प्रश्न भी है और पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान संबंधों की व्याख्या करें। पाकिस्तान की स्थापना 1947 में भारत विभाजन के कारण हुई थी। अपनी स्थापना से लेकर अब तक दोनों देशों के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे। दोनों देशों के संबंधों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। किन किन बातों को लेकर विवाद है? और वो पहला है कश्मीर की समस्या। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर एक रियासत थी। इस रियासत की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से लगती थी। पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कबायली लोगों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह कबायलियों की सहायता ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कोई परवाह नहीं की और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जबकि भारत वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर कहते हैं। तब से लेकर आज तक कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। दूसरा है 1965 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई और भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच युद्ध बंद हो गया। बाद में भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ताशकंद में मिले। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले वाली स्थिति पर ले जाने और एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस करने पर सहमत हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं 1971 का भारत पाक युद्ध और शिमला समझौता। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने लिए एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश की स्थापना करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान के सैनिकों ने बंगालियों पर अनेक अत्याचार किए।
इन अत्याचारों से डरकर लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे। इससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी परवाह न करते हुए उल्टे भारत पर ही आक्रमण कर दिया। भारत ने इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई और उसका एक भाग उससे अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। जून 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिले। दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते में दोनों देश अपने झगड़ों को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों में अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिशें होती रही हैं। कई ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध नहीं बन पाए हैं। जैसे कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को, मुंबई के ताज व ओबेरॉय होटल पर पाक आतंकवादियों द्वारा हमला 26 नवंबर 2008 को, और 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला जिसमें भारतीय सेना के 44 जवान शहीद हुए। इसी प्रकार 38वां क्वेश्चन है 38, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने का कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इन चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विभिन्न भागों में कार्यरत अलगाववादी संगठनों और उनके नेताओं से बातचीत करनी शुरू की। इसी उद्देश्य से उन्होंने अकाली दल के नेताओं से भी बातचीत की। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप 24 जुलाई 1985 को अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता या फिर पंजाब समझौता कहा जाता है। इस समझौते में निम्नलिखित बातें कही गई। पहली थी कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तीसरा, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी। पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब को सौंपे जाएंगे और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को सौंपे जाएंगे। चौथा था, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी ब्यास के पानी के बंटवारे को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। पांचवा था, केंद्र सरकार उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए पंजाब सरकार को आर्थिक सहायता देगी। छठा, पंजाब में लागू किए गए विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लिया जाएगा। और सातवां था, बेकसूर लोगों के नाम आतंकवादियों की सूची से निकाले जाएंगे तथा उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा, या बेहतर सलूक किया जाएगा। इस समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात कही गई थी, लेकिन चंडीगढ़ पर हरियाणा भी अपना हक जताता है। इसी प्रकार रावी ब्यास के पानी के बंटवारे को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने की भी बात कही गई थी, लेकिन पंजाब के लोग पानी का बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पंजाब समझौते के द्वारा जहां केंद्र सरकार ने पंजाब को संतुष्ट करने का प्रयास किया, वहीं पड़ोसी राज्यों के लिए समझौता भेदभावपूर्ण रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, क्षेत्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? क्षेत्रवाद के कारणों का वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रवाद का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है, ऐसी छोटी सोच से है, ऐसी संकीर्ण भावना से है जिसमें किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग पूरे देश की तुलना में अपने क्षेत्र से विशेष लगाव रखते हैं और अपने लिए अलग अस्तित्व की मांग करते हैं। क्षेत्रवाद की इसी भावना के कारण भारत के लोग आज भी अपने आप को भारतीय नागरिक न समझकर पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी, बंगाली आदि कहलवाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। कारण पूछे गए हैं तो पहला है भाषा संबंधी कारण है। भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। 1956 में जब केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया
तो जिन भाषाओं के बोलने वाले लोगों की अलग राज्य की मांग पूरी नहीं हुई, उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की मांग की और उसे पूरा करवाने के लिए आंदोलन की। इससे क्षेत्रवाद की समस्या और ज्यादा भड़क गई। आर्थिक कारण है, और आर्थिक कारण में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का जो आर्थिक विकास हुआ है वह समान गति से नहीं हुआ। देश के कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है, जबकि कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों के लोगों में यह भावना पैदा हुई है कि वे विकास की दौड़ में इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथों में नहीं रही। अतः इन क्षेत्रों के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग करनी शुरू कर दी ताकि सत्ता उनके हाथ में आ सके और वे अपने तरीके से अपने क्षेत्र का विकास कर सके। राजनीतिक कारण भी हैं। राजनीतिक कारणों में भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को पैदा किया है। इन क्षेत्रीय दलों के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वे सत्ता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनके क्षेत्र को राज्य के रूप में गठित किया जाएगा। इसके लिए वे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह विश्वास दिला देते हैं कि उनकी स्थिति तभी सुधर सकती है जब वे अपने लिए अलग राज्य की मांग करेंगे। लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। इसके बाद ऐसे राजनीतिक दल अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए तोड़फोड़ का सहारा लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 है और पूछा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। तो भारत के नागरिक के रूप में मेरा यह विचार है कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत स्थायी सदस्य बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। जैसे पहले में आप कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग निवास करता है। जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसे सुरक्षा परिषद की सदस्यता अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश है, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किसी भी सदस्य देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। वर्तमान समय में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। चौथा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने हमेशा ही रंगभेद की नीति और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। और पांचवा है, विश्व शांति की स्थापना में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों पर भारत ने अपनी सेनाएं भेजी हैं, इसलिए भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। और छठा आप कह सकते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को नियमित रूप से वित्तीय सहायता दी है। प्रश्न नंबर 39 में अगर आप ये नहीं लिख सकते तो अथवा करके दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और उसमें निहित अंगों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। पहला है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार विमर्श करने वाला और नीति निर्धारित करने वाला अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश इसके सदस्य होते हैं और वर्तमान समय में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। बात करें सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग है, तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के अगर 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेना हो तो यह तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक 5 स्थायी सदस्य सहमत ना हो। यदि एक भी
स्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। कई बार वीटो पावर की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल 5 सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार देना अलोकतांत्रिक है। तीसरा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है सामाजिक और आर्थिक परिषद। इस परिषद में 54 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव महासभा द्वारा 3 साल के लिए किया जाता है। वास्तव में सामाजिक और आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और अनेक निकायों के कार्यों में तालमेल स्थापित करने का काम करती है। चौथा जो अंग है वो है न्यास परिषद। न्यास परिषद की सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह परिषद उन देशों के प्रशासन को देखती है जो अभी तक किसी दूसरे देश के अधीन थे लेकिन अब स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद ने काम करना बंद कर 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया है। पांचवा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंग्लैंड के शहर हेग में स्थित है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इसके 1/3 न्यायाधीश हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। किसी देश का केवल वही व्यक्ति इस न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जो अपने देश के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और छठा अंग है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए इसका एक सचिवालय है। यह अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके मुख्य अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है और महासचिव को $20,000 वार्षिक वेतन मिलता है। प्रश्न नंबर 40 है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। उत्तर में ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाले सस्ते श्रम के कारण अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले, एप्पल, अमेज़न, सोनी, पैनासोनिक आदि। इसके अलावा वैश्वीकरण ने भारत की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। भारत के लोग अमेरिकन जीवन शैली को अपना रहे हैं। नीली जीन्स टी शर्ट पहनना, पिज्जा बर्गर खाना, हॉलीवुड की फिल्में देखना भारत में आम बात हो गई। भारत ने भी कुछ हद तक वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। भारत में तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों की एक पूरी फौज है। वैश्वीकरण ने इन लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोल दिए हैं। ये लोग विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इसके अलावा भारत के लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत ने भी प्रभावित किया है और वैश्वीकरण ने भी भारत को। प्रश्न नंबर 40 है, अंतिम प्रश्न है। अगर आप ऊपर वाला नहीं लिख सकते तो अथवा करके दूसरा प्रश्न भी है कि वैश्वीकरण का अर्थ और इसके सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों का वर्णन करें। अर्थ पूछा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पूछे गए हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है। एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है ताकि पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में काम कर सके। सकारात्मक पक्षों की बात करें तो हम कह सकते हैं पहले नंबर पर राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण राज्य का स्वरूप बदल गया है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पुरानी पड़ गई है और उसके स्थान पर कम से कम हस्तक्षेप करने की विचारधारा चल पड़ी। इस विचारधारा के अनुसार राज्य ने अब अपने आप को कुछ कामों तक ही सीमित कर लिया है। दूसरा है राज्य की शक्ति में वृद्धि।
सूचना तकनीक के विकास के कारण आज राज्यों के पास घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर राज्य अब किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सूचना तकनीक ने राज्यों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। तीसरे नंबर पर हम कहेंगे कि तेज गति से आर्थिक विकास। जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया है उनका तेज गति से आर्थिक विकास हुआ है। वैश्वीकरण को अपनाने से इन देशों में आर्थिक विकास की दर 10% तक पहुंच गई है। नकारात्मक पक्ष की बात करें वैश्वीकरण के, तो पहला हम कहेंगे बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण को अपनाने से भारत में उच्च स्तर की तकनीक आई है। इस तकनीक को अपनाने से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि इस तकनीक में ज्यादातर काम मशीनों द्वारा किया जाता है, तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। दूसरा है आर्थिक असमानता में वृद्धि। वैश्वीकरण को अपनाने से अमीर और ज्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी है। और तीसरा है असमान प्रतियोगिता। वैश्वीकरण ने असमान प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कमजोर कंपनियों के बीच है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियां पूंजी और तकनीक के मामले में काफी छोटी हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने हल किया गया है।